Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigere, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, till the last lecture we completed chapter 8. Today we are going to start chapter 9. Chapter 9 heading is Order for Maintenance of Wives, Children and Parents. इसका मतलब क्या है? कोर्ट को ऑर्डर देना है. कोर्ट जब ऑर्डर देती है इसमें पनिशमेंट भी दे सकती है, और इसलिए ये चैप्टर बनता है सब्सटेंटिव चैप्टर. आइए हम सेक्शन 125 को देखें. इसमें 4 सेक्शन है, 125, 126, 127 एंड 128. लेकिन बहुत लेंथी सेक्शंस है, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि हम हर सेक्शन का इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से समझ सके. आइए सेक्शन 125 की ओर चलते हैं. इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन. याद रखना है, एनी पर्सन अंडरलाइन करो, ये इंग्रेडिएंट हो गया. सफिशिएंट मींस, उस व्यक्ति की सफिशिएंट मींस होनी चाहिए, मतलब उसको खा पी के पैसा उसका बचना चाहिए, इतने उसकी आमदनी होनी चाहिए. निग्लेक्ट को अंडरलाइन करो. और रिफ्यूज टू मेंटेन, मतलब क्या है? अगर उसके ऊपर की जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, अगर उसको वो निग्लेक्ट करता है या उसको लेने से इनकार कर देता है. ओके, ये जवाबदारी किसकी होती है इंसान की? एक तो पत्नी है, दूसरे उसके बच्चे हैं या उसके माता पिता है. इसी को 4 क्लॉज में दिया गया है सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 के ए बी सी डी में. हम इसको देखते हैं. फर्स्ट, इफ ही निग्लेक्ट्स हिज वाइफ. ओके, याद रखना उसकी वाइफ है हु इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ. प्लीज रिमेंबर दिस, अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ. अगर वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो वो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकती. बी, उस व्यक्ति के लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन. ओके, माइनर चिल्ड्रन, आपको तो मालूम है माइनर चिल्ड्रन की शादी नहीं होती, फिर भी लिखा है वेदर मैरिड और नॉट. क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में तो शादी हो जाती थी, वो अमेंडमेंट तो हुआ नहीं. माइनर चाइल्ड की अगर शादी भी हुई है या नहीं भी हुआ है, और जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते. सी, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड. ओके, ये अभी इसमें माइनर नहीं है, ये सब मेजर है. नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर को छोड़कर, अगर डॉटर मैरिड है उसको छोड़कर. हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनएबल टू मेंटेन इटसेल्फ. मतलब कैसा है? 18 साल का बच्चा हो गया तो क्या उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो कॉलेज कर रहा है, वो कहां से कमाएगा? वो तो अभी तक एजुकेशन कर रहा है. तो डी, हिज फादर और मदर अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. याद रखना है, ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन है, उन लोगों के लिए है. कभी कभी इंसान अपने फैमिली को नहीं देखता, बीवी बच्चों को नहीं देखता, और पैसा भलते जगह खर्चा करने लगता है. मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना है. तो ऐसे टाइम पर उसकी बीवी या उसके बच्चे या उसके माँ और बाप वो जाकर कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं कि भाई ये हमारी देखभाल नहीं कर सकता. 125 जो सेक्शन है, ये स्टेट लेवल पे इसके बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. मैं जनरल सेक्शन पढ़ रहा हूं. महाराष्ट्र स्टेट में कुछ अमेंडमेंट है, मध्य प्रदेश का अलग अमेंडमेंट है, बिहार का अलग अमेंडमेंट है. आइए हम उसके आगे चलकर देखते हैं. अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे अपॉन proof of such neglect or refuse order such person to make a monthly allowance for maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी ने एप्लीकेशन किया कि भाई ये हमारे पिताजी है, हमको देखते नहीं है, ये हमारा बेटा है, हमको देखता नहीं है. अगर माँ बाप ने भी एप्लीकेशन किया तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? चेक करेगा, प्रूफ बराबर है तो क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा मंथली अलाउंस का, ताकि वो बेटा जो है या वो जो पति है अपने पत्नी को, अपने बच्चों को या अपने माँ बाप को मेंटेनेंस दे. उसका जो रेट है ये मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम फिक्स कर सकता है. इसमें प्रोविजो है, आइए हम प्रोविजो को देखते हैं. प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ द माइनर फीमेल चाइल्ड रिफर्ड टू इन क्लॉज बी. अभी क्लॉज बी में हमने बोला माइनर है. टू मेक सच अलाउंस अंटिल शी अटेन्स हर मेजॉरिटी. इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड
इफ मैरिड इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स, मतलब क्या, बी में माइनर चाइल्ड लिखा था, उसकी शादी हुई या नहीं हुई ऐसा भी लिखा था। इसका मतलब अगर वो लड़की है और उसका पति अगर वो माइनर है, मेजॉरिटी अटेन नहीं किया, मेजॉरिटी अटेन करने तक अगर उसके पति जो उसकी शादी हुई उसके पति के पास सफिशिएंट मीन नहीं है तो उसके लिए भी मेंटेनेंस अलाउंस लागू होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग regarding monthly allowance for maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance। इसका मतलब क्या, एक बार एप्लीकेशन कर दिया वाइफ बच्चों ने और कोर्ट चलते रहेगा तो वाइफ और बच्चे खाएंगे क्या, इसीलिए ऐसी कंडीशन डाल दी गई है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होती इंटीरियम ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है और जैसे ही एप्लीकेशन होता है तुरंत ही उसको कुछ पैसे अपने पिता को, माँ को या जो कोई उसके ऊपर डिपेंड है उसको देने के लिए इंटरिम ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है। उसके लास्ट प्रोविजन है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजन शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। मतलब जो एप्लीकेशन है 60 डेज में उनको डिस्पोज करना है मैजिस्ट्रेट को, याद रखना है, ताकि इन्हें तो इंसान खाएगा क्या अगर ऑर्डर टाइम पे पास नहीं हुई तो, इसलिए इसमें टाइम फ्रेम दिया गया है 60 डेज। हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर माइनर कौन है, ओके, माइनर कौन है, मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू बी अटेन्ड इज मेजॉरिटी मींस अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ मेजॉरिटी एक्ट, मेजॉरिटी एक्ट से माइनर का डेफिनेशन निकालने का। वाइफ का मतलब क्या है, देखो वाइफ कौन है, शादी हुई वाली वही वाइफ है क्या, आइए हम देखते हैं। वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। देखिए अगर उसने डिवोर्स लिया है या डिवोर्स लेने वाली है और अगर उसकी दोबारा शादी नहीं हुई तो उसको वो होगी वाइफ। मतलब शादी नहीं हो गई है वो वाइफ नहीं कहलाती, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। इनलीगल रिलेशनशिप में मेंटेनेंस नॉट अलाउड। उसके बाद सेकंड सबसेक्शन को देखते हैं। एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन को ऑर्डर होगी उस दिन से, चाहे वो इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल ऑर्डर हो, उस दिन से वो लागू हो जाएगा, ओके, और उसको वो अलाउंस देना पड़ेगा। Subsection 3, if any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order and such magistrate may for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until the payment if sooner made। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पास की गई है उस ऑर्डर को अगर कंप्लाई नहीं किया गया तो मैजिस्ट्रेट वारंट निकाल सकता है और जो पोर्शन के लिए जो मेंटेनेंस अलाउंस का जो पोर्शन है जो अभी तक दिया गया नहीं है उसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट को भेजा जाएगा। वो टर्म 1 मंथ से ज्यादा नहीं होगा या जब तक वो उस पैसे को अलाउंस वो देता नहीं है, ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता। उसके बाद इसके प्रोविजन को देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड। मतलब क्या है, कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसको मिला नहीं पैसा उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि भाई ये आपके ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करते। और एक कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। इसका मतलब क्या है कि अगर भाई वो कहता है कि नहीं भाई मैं मेरे वाइफ को संभालता हूँ, उसको मेरे साथ रहने बोलो, और वाइफ ने ऐसी कोई कंडीशन डाली कि नहीं भाई मैं इस कारण इसके साथ रह नहीं सकती, तो उस कंडीशन को मैजिस्ट्रेट चेक करेंगे और उसके हिसाब से रीजन ऑर्डर पास कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 125 सबसेक्शन 3। इफ ए हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ अनदर वुमन
या उसने दूसरे से शादी की है क्या, या किसी औरत को लाकर रखा है क्या, तो ऐसे टाइम पर वाइफ अगर रिफ्यूज करती है उसके साथ रहने के लिए तो वो जस्ट ग्राउंड है, ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन है। सबसेक्शन 4, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। मतलब अगर उसका किसी के साथ नाजायज संबंध है उसके पत्नी का, और अगर पति उसको देख नहीं रहा है, तो अंडर सेक्शन 125 वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। हम सब सेक्शन 5 को देखते हैं। ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन अडल्ट्री। और मतलब क्या हुआ, अभी वो ऑर्डर पास करने के पहले वो नहीं थी, ऑर्डर पास करने के बाद मेंटेनेंस ले रही है और दूसरे के साथ नाजायज उसके संबंध बन गए, या वो काम करने लगी, या विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, ओके, तो ऑर्डर कैंसल हो सकती है जो मेंटेनेंस की ऑर्डर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 126, इसकी प्रोसीजर क्या है, ओके, ये 125 की प्रोसीजर क्या है। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट। इसकी प्रोसीडिंग कहां पर होगी, ओके, कौन से कोर्ट में। देखो, आदमी एक जगह रहता है, औरत एक जगह रहती है, कौन से कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग डालना चाहिए, सेक्शन 125 की। ये सेक्शन 126 कहता है वेयर ही इज और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स और वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विथ हिज वाइफ और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि देखो, याद रखना है हमको कि भाई जहां पर भी पति पत्नी अलग होने से पहले जो आखिरी उनका निवास स्थान था वहां पर भी हो सकता है, या जहां पर वो आदमी रह सकता है उसके जो कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो आता है वहां पर भी वो एप्लीकेशन कर सकती है, या जहां पर वो पत्नी रहती है सेपरेशन के बाद वहां पर भी उसके जुरिडिक्शन में भी वो एप्लीकेशन को कर सकती है। उसके बाद हम सब सेक्शन 2 को देखते हैं। ऑल एविडेंसेस टू सच प्रोसीडिंग shall be taken in the presence of the person against whom an order for the payment of maintenance is proposed to be made। मतलब क्या है कि भाई जो कुछ एविडेंस है, जो कुछ वाइफ एविडेंस प्रोड्यूस करती है वो उस इंसान के सामने लेना चाहिए जिस इंसान को ये पेमेंट देना है, जिसके खिलाफ ये ऑर्डर होने वाली है पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस की, ओके। या तो वो खुद खड़ा रह सकता है, या तो वो कोर्ट को बोल सकता है कि भाई मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है, मैं मेरे वकील के द्वारा खड़ा रहूंगा और मुझे प्लीज मेरी पर्सनल अटेंडेंस को, एब्सेंटिज्म को मंजूरी दीजिए, तो कोर्ट मंजूरी दे सकता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on any application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to the payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई समन्स भेजने के बाद भी ये व्यक्ति आता नहीं है, ये टाइम पास करता है, ये विलफुली कोर्ट में आता नहीं है और ऐसे ही तंगा रहा है, और उसकी वाइफ एवरीडे आकर कोर्ट में खड़ी रहती है और बोलती है कि भाई मेरा मेंटेनेंस, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका जो हस्बैंड है वो जानबूझकर नहीं आता, तो याद रखना मैजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गई और उसके बाद वो इंसान ने आकर अगर अप्लाई किया और कहा कि देखो भाई मैं बीमार था, अस्पताल में था, इसलिए मैं आ नहीं सका, और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये सही में ये जानबूझकर नहीं, ये विलफुली एब्सेंट नहीं रहा, लेकिन ये आ ही नहीं सका कोर्ट में, तो क्या होगा, जो उसने ऑर्डर पास की है, जो कॉस्ट की ऑर्डर है उसको वो सेट असाइड कर सकता है, या जो ऑर्डर है उसको वो रिवाइज भी कर सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन 3 महीने के अंदर होना चाहिए, ऐसा ये प्रोविजो कहता है। सब सेक्शन 3, द कोर्ट इन डीलिंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जस्ट।
मतलब क्या, जो खर्चा उस एप्लीकेंट का हुआ है अंडर सेक्शन 125 वो खर्चे के साथ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सेक्शन 125 और 126 अच्छी रीति से समझा है। 125 क्या है? ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट। ये सब्सटेंटिव सेक्शन है, याद रखना। और इस सेक्शन से जो आदमी अपने माँ बाप को नहीं देखता, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखता और उनकी देखभाल नहीं कर सकता, जानबूझकर उनको निग्लेक्ट करता है, घर में पैसे नहीं देता, ऐसे लोगों ने, ऐसे पत्नियों ने इमीडिएटली कोर्ट में जाकर अर्जी करना चाहिए और अपने हस्बैंड का से मेंटेनेंस लेना चाहिए। ड्यूरेशन कितना है? 60 डेज के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर पास करना बहुत जरूरी है। इसका जो प्रोसीजर है वो हमने सेक्शन 126 में देखा। 126 ने क्या कहा? ओके, कहां पर ये एप्लीकेशन दर्ज होगा, कहां पर दर्ज होगा, ये सेक्शन 126 दिखाता है। ओके, मुझे लगता है कि मैंने आपको ये दोनों सेक्शन समझा दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स अभिलव कमेंट्स @gmail.com पर भेजना न भूलना। थैंक यू।